तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं इंदौर के पास डीप रूट डेयरी फार्म में, जो कि गुलावट वैली के पास है। ये फार्म लगभग 13.5 बीघा में बना हुआ है। लगभग 3 बीघा में इनकी गायें हैं। 150 गायों का इनका पूरा फार्म है और लगभग 10 से 10.5 बीघा में ये चारे का प्रबंधन करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे फार्म में कैसे ये फार्म चलता है। कैसे एकदम बढ़िया। आप कैसे दोनों अंकित तो आपका फार्म देखना चाहते हैं, बाकी लोगों को दिखाना चाहते हैं। आइए आप कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। हो सकता तो दोस्तों, हम खड़े हैं अभी डीप रूट्स डेयरी फार्म में और मैं चाहूँगा थोड़ा अंकित जी आपको बताएं कि उन्होंने इसे कब से चालू किया और क्यों गिर गायों में ही चालू किया। तो अंकित जी। सर हमने स्टार्ट किया 2016 से। 2016 में हम लोगों ने स्टार्ट किया और जब इनिशिएट किया मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके गायों को हमने ऐड किया था। इंस्टेंटली सारी गाय इकट्ठी नहीं लेके आए थे। सो आउटराइटली अगर हम 2016 से देखें तो 2016 से लेकर अभी तक हम टोटल 28 काउस बाहर से लेकर आए थे और उसके बाद इन हाउस ब्रीड कर करके अभी का जो स्टेटस है हमारा वो हम 150 का हर्ड है हमारे पास। मतलब 28 से आपने 150 ब्रीड कर करके करी है, उसके बाद नहीं खरीदी थी? 28 के बाद कुछ भी नहीं लिया। मतलब लास्ट परचेज था हमारा 2019 का, उसके बाद से कुछ परचेज नहीं था। फिर अब इंटरनली ब्रीड कर करके हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। गिर सिलेक्ट करने का पर्पस ये था कि जब दूध के ऊपर पढ़ रहे थे कि जब स्टार्ट करना था तब ये था कि क्या स्टार्ट करें, कैसे करें, डेयरी करना है तो स्टडी किया था। भैंसों के ऊपर स्टडी किया, HF काउस के ऊपर स्टडी किया, नेटिव देसी ब्रीड जो है उसके ऊपर स्टडी किया। तो फिर कहीं समझ में आया कि देसी गाय का दूध बेस्ट है। अगर कुछ अच्छा देना है लोगों के लिए तो देसी गाय का दूध दिया जाए। तो फिर देसी गाय में जब और रिसर्च किया तो पता लगा कि गिर इज़ मोस्ट सूटेबल, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड अच्छा होता है, काफ़ी मतलब टेम्परामेंट काफ़ी कूल है गिर का। तो फिर उस हिसाब से गिर को ऑप्ट किया, तो उस हिसाब से फिर सारा गिर है। तो आइए हम आ गए पहले सेगमेंट में, जो सर के काफ्स का है और क्या इंपॉर्टेंस है काफ्स की, सर आपको बताइए। तो दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बछड़ी पालन, जिसके साथ ही आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो सकता है या प्रॉफिट में जा सकता है। बहुत से किसानों को ये पता नहीं होता या उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अंकित जी से हम ये समझेंगे कि उनके लिए बछड़ी कितनी महत्व रखती है। तो थोड़ा बताएं सर इसके बारे में। सर एक्चुअली बछड़ी जैसा आपने बताया, मतलब आपके फार्म की असेट्स जो है वो बछड़ियाँ ही होती है। दूध से आप आपकी कॉस्ट निकाल पाते हैं और सबसे MP में तो खास करके देखेंगे आपकी लोग नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मिल्किंग केटल लिया, जब तक दूध है तब तक रखा, फिर जैसे ही ड्राई हुआ तो उसे सेल किया और फिर वापस नया मिल्किंग केटल लेके आए। बट आप परचेज करते रहेंगे तो आप एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी आपको आपका बेस्ट केटल नहीं देता है। मतलब किसी के पास आज हमारे पास अगर 150 है, कोई बोलेगा कि टॉप 20 में से दे दो, तो हम भी नहीं देंगे। तो वो ऑब्वियस होता है कि कोई टॉप केटल नहीं देता है, टॉप केटल आपको बनाना पड़ता है। तो जो आपका सक्सेस है, जो आपको अगर प्रोजेनी को इम्प्रूव करना है, आपको ब्रीड को इम्प्रूव करना है, तो आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपको करके नहीं देगा। तो जो आपने 28 गायों में किया है, फिर सारे आपने काफ्स ही बड़े किए हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने जो भी गाय आप लेके आए थे, अब वो आई, उसने बच्चे लेके आई थी साथ में या बच्चे? हाँ, बछड़ियाँ थी। मतलब इन 28 गायों में से हमारे पास ऑलमोस्ट आप समझिए 16 बछड़ियाँ थी और बाकी बछड़े थे। तो क्या गाय का सिलेक्शन आप बछड़ी के साथ के हिसाब से करते हैं कि कैसे करते हैं? नहीं, मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है भैया कि बछड़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गाय का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उस लैक्टेशन में उसने बछड़ी दिया, बछड़ा वो सेकेंडरी है। बट अगर हमें लगता है कि गाय के कैरेक्टर्स अच्छे हैं, मिल्क साइकिल अच्छा है और देख के लगता है कि ये अच्छे काफ प्रोड्यूस कर सकती है, तो फिर बछड़ियाँ तो अपन ले सकते हैं उसमें से। तो जब उसके पास क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्रीड कैरेक्टर और बॉडी कैरेक्टर क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो गाय को आप ब्रीड कब करते हैं? आज बच्चा दिया उसके बाद कब ब्रीड? नॉर्मली 60 डेज के अराउंड में वापस से ब्रीड के लिए रेडी हो जाती है, कंसीव 60 दिन में हो जाती है पक्का? हाँ, मतलब नॉर्मली जो लोग ऐसा अजम्पशन है अपने यहाँ पर कि हीट पहली हीट छोड़नी है, दूसरी हीट छोड़नी है। हमारे पास तो ऐसा कि 45th डे पर भी वो हीट में आ रही है तो हम उसे कंसीव करवा देते हैं और मैक्स टू मैक्स 90 डेज। 45वें दिन तक भी सर ब्रीड करा रहे हैं। हाँ। बहुत बड़ी बात है। फार्मर जहाँ तक देखते हो नॉर्मली 90 दिन या फिर उसके आगे वाले ही हमें ज़्यादा मिलते हैं अगर हम फील्ड में घूम रहे हैं तो। राइट। तो इससे क्या बेनिफिट है आपको जल्दी ब्रीड कराने से? जल्दी ब्रीड कराने का भैया ओवर द पीरियड, जैसा हम लोग, मैं शायद बताया नहीं आपको, बट हम लोग इस फील्ड से तो थे नहीं, हम तो करते करते सीख रहे थे। वैसा वाला केस था, तो हमने हर तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी। हर कोई बोलता था नहीं, जैसे आप बता रहे कि अरे इतनी जल्दी नहीं कराना है, दूध कम हो जाएगा। हाँ। तो हमने लेट करा के भी देखा। हाँ। हमने जल्दी करा के भी देखा कि देखते हैं क्या होता है।
तो ओवर द पीरियड हमने ऑब्जर्व किया कि जब आप जल्दी करा रहे हैं उससे कभी दूध कम नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप हीट छोड़ते जा रहे हैं तो आपका दूध कम होता ही जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा जी। और अगर आप समझिए अगर आप 60th डे पे कंसीव करवा रहे हैं एक एग्जांपल के लिए, तो आप 60th डे पे कंसीव करा रहे हैं, अगर फर्स्ट कंसीव में नहीं भी करती, फर्स्ट ट्राई में, सेकंड ट्राई में भी करती है, सो नियर अबाउट 40 डेज मतलब 100th डे पे वो वापस से कंसीव कर चुकी है, तो साल भर में आपके पास एक और बच्चा आ जाएगा। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि जो इंटरकाल्विंग पीरियड है एक काफ से दूसरे काफ के बीच का जो बर्थ का जो डिफरेंस है एक गाय का, वो मैक्सिमम 15 मंथ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ गुड फॉर मैनेजमेंट और काफ्स मिल जाते हैं इसमें। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका काफ ईयर पे आप काम कर रहे हो। हाँ, मतलब हर साल एक बच्चा ऑलमोस्ट हो जाए। मतलब हमारा एवरेज है सर अराउंड 14 मंथ्स का, मतलब 14 मंथ्स में हमारे पास एक काफ आ जाता है एक गाय से। अब इसमें जैसे सीमंस पे आप क्या सिलेक्शन कर रहे हो? सीमन में सर सिलेक्शन में मेन क्राइटेरिया रहता है कि बुल के ब्रीड कैरेक्टर कैसा है। आजकल काफ़ी एडवांसमेंट्स आ गए हैं, आप ब्रीड वैल्यू भी आपको मिल रही है। अभी जब आप बुल के सीमन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ब्रीड वैल्यू टेस्टेड बुल्स ले सकते हैं। तो कोशिश रहती है कि एटलीस्ट 600 ब्रीड वैल्यू से ऊपर के बुल्स हो, और वो रहते हैं उन्हीं के हिसाब से। बट आप ब्रीड वैल्यू जिसके कैरेक्टर उतने अच्छे नहीं हैं गिर में, उसकी भी ब्रीड वैल्यू अच्छी मिल सकती है। तो हमारा कोशिश रहता है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका ब्रीड कैरेक्टर अच्छा है और ब्रीडिंग वैल्यू अच्छी है। इसमें जैसे पेरेंट एवरेज देखते हैं, डैम सील देखते हैं, है ना? तो है और क्या क्या देखते हैं? यील्ड इम्पॉर्टेंट है, ब्रीड कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज अब अवेलेबल है हमारे पास वो है ब्रीड वैल्यू। तो 3 फैक्टर्स के बेसिस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सीमन में सेक्स सीमन आपने यूज़ किया? हाँ, दोनों ही यूज़ किए, कन्वेंशनल और सॉर्टेड सेक्स। तो सेक्स्ड आपने अभी तक कितने यूज़ किए? ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50 सीमन्स। 50 है ना? 50 में से कितने हमने मतलब फीमेल काफ्स लिए? 2 ही मेल काफ्स आए हैं सॉर्टेड सीमन में से अभी तक हमारे पास, बाकी सारे फीमेल काफ। सेक्स सॉर्टेड सीमन में आपको सारे ही मोस्टली मतलब मेरे ख्याल से 98% तो यही हो गए। 50 में से 48 आपके फीमेल आई है और 2 मेल काफ्स, है ना? बहुत बढ़िया। तो इससे बेनिफिट है? अच्छा, बहुत बेनिफिट है। अगर बछड़ी हो रही है तो उससे अच्छा क्या होगा, वैसा वाला है। क्योंकि आप ब्रीड बना रहे हैं, बछड़ा हो रहा है तो उतना बेनिफिट नहीं है उसका जितना बछड़ियों का है। ठीक है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए, जैसे ये न्यू बॉर्न्स हैं, है ना? ये मेरे ख्याल से 10-12 दिन के होंगे। तो इनके जन्म के बाद से आप इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी हेल्थ के लिए क्या ध्यान रखते हैं? तो उस पर आप थोड़ा सा सर नॉर्मली ये कि जैसे ही बच्चा होता है हम उसका बॉडी वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब वेइंग कर लेते हैं उसको, बॉडी वेट कितना है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ रिकॉर्ड करने के हिसाब से। और फिर उसके बाद अप टू 3 मंथ्स तो मिल्क फीड पर ही है। एक आंचल दूध बच्चे के लिए अवेलेबल रहता है, मेल काफ हो या फीमेल काफ हो, एक आंचल दूध हम उसको पिलाते हैं। 4 मंथ्स तक तो वो मतलब 3 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिवली मिल्क फीड पर ही है वो। उसके बाद भी एक आंचल का दूध कंटिन्यू रहता है, लेकिन उसका ड्राई फीड इनटेक स्टार्ट हो जाता है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद उसका स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मतलब अवेलेबल तो रहता है, क्योंकि आप देखेंगे ग्रुपिंग में बड़े बच्चे भी है, छोटे बच्चे भी है, तो खाना सीख जाते हैं साथ साथ में। बट थोड़ा इंटेक जो हम बोलेंगे लेना स्टार्ट करते हैं वो 3 महीने के बाद ही स्टार्ट करते हैं वैसे प्रॉपरली। तो 3 महीने के बाद वो फीड इंटेक स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हमारी वीनिंग की कोशिश रहती है। 5th मंथ से हम वीन करना स्टार्ट करते हैं, तो 6 मंथ तक पूरा वीन कर देते हैं उन्हें। बाकी माँ से ही लगाते हैं, दूध पिलाते हैं। मतलब मशीन मिल्किंग होता है तो 3 आंचल पे मशीन लग जाती है और 1 आंचल बच्चे को मिलता है। तो वैसा करके हम उन्हें डीवर्मिंग वगैरह कैसे क्या करते हैं? डीवर्मिंग रेगुलर है। फर्स्ट डीवर्मिंग 10 to 15 डेज के बीच में हो जाती है, फिर सेकंड अगेन उसके 10 to 15 डेज मतलब 1 महीने पे फिर हो जाती है, और फिर मंथली डीवर्मिंग है। तो कीड़े की दवा सर दे रहे हैं जन्म के 15 दिन पे पहली, 30वें दिन पे दूसरी, उसके बाद हर महीने 6वें महीने तक, है ना? तो अंकित जी, ये अभी हम जिस सेगमेंट में चल रहे हैं ये बेसिकली हमारा हीफर वाला सेगमेंट है, जहाँ पर 7 मंथ से लेकर के और 3 इयर्स तक के जो हीफर्स होते हैं वो यहाँ रहते हैं, और उनका पूरा फीड उसी हिसाब से यहाँ पे डलता है जितना उन्हें देना होता है। तो ग्रोइंग एज रहता है तो उनका कॉन्सेंट्रेट और वो सब का रेशियो थोड़ा अलग होता है। तो वो ग्रोइंग एज वाले सारे वो 6 महीने वाले अपना वहाँ सेगमेंट था, उसके बाद फिर यहाँ आ जाता, फिर यहाँ आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर। दोस्तों अब हम आ गए हैं हीफर्स के सेगमेंट में, जहाँ पर जो भी 6 महीने से ऊपर की बछड़ियाँ हैं यहाँ पर सर इनको रखते हैं, और इनका क्या ख्याल रखते हैं, इनको कैसे बड़ी करते हैं, इनको ब्रीडिंग के लिए कैसे बड़ा कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। अंकित जी बताएं। अंकित जी, ये सेक्शन जैसे 6 महीने से लेकर के 3 साल का हम दोनों ही अंकित तो बेसिकली यहाँ पर जिनका जो फीड होता है तो वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ग्रोइंग एज के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है
वैसा वाला। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि फीड और मिनरल मिक्सचर और सब कुछ अगर सफिशिएंटली फीड में एडेड है, सारी चीज़ें जो चाहिए होती है, तो आप देखेंगे कि 2 साल के एज के आसपास पे हीट पे आना हीफर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 24 महीने 24 महीने के आसपास में। और हमारी कोशिश रहती है कि हम 3 महीने और रुक के, 1 क्वार्टर और रुक के, मतलब 27 मंथ्स के अराउंड पे हम इसको कंसीव करवाएं। अगर कोई 24 मंथ्स के आजू बाजू पे आना भी स्टार्ट होता है तो टारगेट भी रहता है कि 27 मंथ से लेकर के 30 मंथ्स की एज के पीरियड में उसे कंसीव करवाया जाए। और मेरा ये सवाल है, मानिए कि कोई बछड़ी इसके पहले आ रही है, तो उसको कराना चाहिए, नहीं कराना? करवा सकते हैं अगर बॉडी वेट है। बॉडी वेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 300 केजीज मिनिमम बॉडी वेट। 300 किलो हो या 300 किलो क्रॉस कर जाए तो आप उसको करवा सकते ब्रीड करवा सकते हैं। हैं। बट नॉर्मली एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि भले ही बॉडी वेट से बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल फीड ऐसे है कि हम बॉडी वेट तो बढ़ा पाते हैं, बट जो एक होता है ना, इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है फीटस। तो बेस्ट क्या है, मतलब मंथ अगर देख? नॉर्मली मुझे लगता है 2.25 साल से 2.5 साल का जो पीरियड है वो ज़्यादा गुड इनफ। अगर better पहले भी आ गई है तो हम कोशिश करें कि 2.25 साल। हाँ, मतलब रुक सकते थोड़ा तो रुक जाए, बेटर है। अगर उसमें यील्ड पे फर्क पड़ता है, मतलब दूध ज़्यादा मिलेगा, क्या होगा? नहीं, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, वो जेनेटिक्स है। अगर किसी के पास दूध है तो वो है, वो 2.25 महीने या 3 साल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दूध नहीं है तो नहीं है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम 4 साल में कराएंगे तो ज़्यादा दूध दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अभी आपके पास जो भी आपने बछड़ियाँ बड़ी करी हैं, ठीक है ना, इसमें सेक्स सीमन भी है, नॉर्मल सीमन भी है, कन्वेंशनल जो भी है, बेस्ट अभी आप तक आपकी जो काफ जो हीफर आपके पास जनी है वो हाईएस्ट क्या गई है मिल्क? फर्स्ट लैक्टेशन में अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप यहाँ है लाइव। तो हमारे पास जो फर्स्ट लैक्टेशन में मैक्सिमम यील्ड अभी तक का है, अभी रिसेंटली उसका कालविंग हुआ है, और अभी बच्चा पिलाने के बाद भी बाल्टी में हमारे पास 6 लीटर दूध है 3 आंचल का, मतलब ऑलमोस्ट 8 लीटर्स टच किया है। और अपने पास जो गाय है उसमें अभी हाईएस्ट क्या चल रहा है? एक टाइम का 9.5 लीटर, मतलब लगभग 19 लीटर तक आपके 18 है, मतलब सुबह ज़्यादा है तो शाम को कम है, ठीक है, 18 लीटर। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं मिल्किंग सेगमेंट में, जहाँ पे सर के मिल्किंग एनिमल्स है। टोटल कितने मिल्किंग है अभी सर? टोटल अभी मतलब प्रेग्नेंट और मिल्किंग मिलाकर अभी 65 काउज है यहाँ पर। अच्छा, 65 गाय आपकी अभी? 65 गाय जो टोटल जो बड़ी है मिल्किंग और प्रेग्नेंट मिला के। इसमें आपकी हीफर्स जो प्रेग्नेंट है वो भी है? नहीं, हीफर्स मोस्टली उस सेक्शन में मिलेंगे आपको। सारी वही? यहाँ सिर्फ जो लेट, अब मतलब है ना, लेट प्रेगनेंसी है 6 मंथ्स प्लस वाली, वो यहाँ पर शिफ्ट होती है, अदरवाइज सब उधर ही रहते हैं। मतलब ये मेनली सब एडल्ट ही है? हाँ, सब पूरा का पूरा है ना, ठीक है। चारवी बस। तो दोस्तों हम पहला जो आपको हीफर दिखा रहे हैं, जो बेस्ट हीफर अभी इनके पास है, जिसने अभी क्या दूध दे रही है एक टाइम का? मैं इसके पास एक टाइम का 7.5 से 8 लीटर दूध है। 7.5 से 8 लीटर दूध है टाइम का। अब इसको, और ये किस बुल की या किस सीमन की है कुछ? ये बेसिकली हमारा जो बुल था, मतलब जब हम नेचुरल ब्रीडिंग यूज़ कर रहे थे। तो अभी नेचुरल ब्रीडिंग नहीं करते? अभी नहीं, अभी फिर थोड़ा सा वैरायटी क्रिएट करना था तो फिर सारा सीमन ही। आप सीमन ही यूज़ करते हैं टोटल? फाइन, ओके। तो ये आपका मतलब फर्स्ट लैक्टेशन वाली है ना? ओके, ठीक है। और एक और जो आप हाईएस्ट मिलकर बोल रहे थे? फिर हाईएस्ट मिलकर में गया, मुश्किल है। नहीं ये है अभी, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट है, जैसे ये आप गाय देख रहे हैं। हाँ, ये वाली, ये क्या इसके पास 9 लीटर एक टाइम का दूध है। अभी भी इसका मतलब ड्राई करने का टाइम आ गया, अभी 3 लीटर दूध है इसके पास, तो मिल्किंग भी लंबे समय है इसका, और पीक भी अच्छा है, तो इसके पास दूध अच्छा है। बाकी 9 लीटर्स में फिर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े सिंग वाली गाय है, वो रोजी, इसके पास। तो इनके सबके नाम है क्या? सबके नाम, सबके नाम है? सबके नाम याद है आपको? हाँ, मतलब दिन रात इनके साथ है तो याद हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो गायों में, बड़ी गायों में आपको क्या लगता है, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए? क्या चीज़ें आप देखते हो कि भाई ये सब करते हैं तो गाय अच्छी रहेगी? वह ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। गिर को स्पेसिफिकली थोड़ा खुलापन चाहिए होता है, अगर मतलब लूज हाउसिंग चाहिए, लूज हाउसिंग चाहिए होता है। अगर बंधी हुई है तो उतना परफॉर्मेंस में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर खुले में है तो फिर रिजल्ट्स अच्छे हैं वैसे। हाँ, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो खुले में रहने से क्या मतलब, जैसे हेल्थ के इश्यूज सही रहेंगे? हेल्थ और मतलब इनके साथ ऐसा पुराने लोग बोलते हैं कि ये बाटे से दूध नहीं देती है, हाथ फेरे से दूध देती है, मतलब बेसिकली इनको हैप्पी रहना ज़रूरी है, वैसा है। तो ये खुश है तो वो
अच्छे से दूध देंगे। आप कभी भी गिर गाय में देखेंगे, अगर उसको कुछ इंजरी भी हुआ है या कुछ हैंडलिंग में इशू है तो आप बांधने जाएंगे ना तो वो नहीं करने देगी आपको काम, बट आप खुले रख के कर लेंगे या एकदम लाइटली बांध के करेंगे तो करने देगी। तो मेनली सर ये बोलना चाहते हैं कि लूज हाउसिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर पशु आपका खुला रहेगा, खुश रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा, तो दूध हो चाहे हेल्थ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, है ना। ठीक है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सर के वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद होती है उससे सेगमेंट में। मेनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देसी गाय में जो भी लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनको हर एक उत्पाद को यूज़ करना ज़रूरी है, मतलब चाहे वो बछड़ी हो, गोबर हो और फिर दूध हो। तो सर इस गोबर को क्या कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट में सर कैसे कर रहे हैं? भैया हमने बहुत सिंपल वे में यूज़ करने की कोशिश की, कोई बहुत बड़ा शेड्स हो वो सब नहीं कंसिडर किया, क्योंकि हमारे लिए एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, हम ये बोल सकते हैं। बट उसको ये था कि हम जब कच्चा गोबर बेच रहे हैं तो बहुत कोई उसकी इतनी वैल्यू नहीं देता है। भले ही देसी गाय का गोबर है। हाँ, क्या रुपए किलो बिकता है कच्चा गोबर, मतलब सीधा जो पड़ा हुआ गोबर, जो बूढ़े का गोबर हम लोग बोलते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली आपको 1-1.25 बहुत मिल गया तो 1.5 रुपया भी नहीं मिलता है मैक्स। चलो मान लो कि 1.5 रुपए मैक्स हो गया, मैक्स हो गया। और जो आप अब ये जो वर्मी बेड्स बनाए हैं, ये पूरा आप जो देख रहे हैं पूरे वर्मी के बेड्स हैं, और हमने बहुत सिंपल वे में किया है। हमने कुछ डिज़ाइन वैसा नहीं किया कि कुछ बेड्स परमानेंट बनाए या वैसा करें, वो भी हमने करके देखा, बट हमें लगा कि वो कॉस्ट अननेसेसरी ज़्यादा है। तो हमने नीचे सिर्फ एक तिरपाल लगाया हुआ है, उसके ऊपर गोबर डाला है। जैसे ही गोबर शेड में से निकलता है आपको यहाँ आके डलता जाता है, ये फ्रेश है एकदम, तो ये डलता जा रहा है यहाँ पे। 10-15 दिन से ठंडा करना होता है, और फिर ठंडा करके जो बेड तैयार हो चुका है, जिसका खाद तैयार हो चुका है, उसका खाद हटा के नीचे के जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं वो इस पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमें 60-65 डेज में वापस वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्जन मिल जाता है। और जो रेट है, अगर हम बल्क में भी आज की तारीख में बेचते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 9.5 रुपीज़ की 950 रुपये क्विंटल में 9.5 रुपये kg का रियलाइजेशन। तो दोस्तों नॉर्मल गोबर बिक रहा है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 से 1.5 रुपये किलो, और अगर वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हो केचुआ खाद सर बेच रहे हैं लगभग 9.5 रुपये के हिसाब से, लगभग 9 गुना है। तो बहुत अच्छा बात है ये कि आप गोबर को आप इतना यूज़ करते हैं। लेबर कॉस्ट है, सब चीज़ें हैं, बट स्टिल 1.5 रुपये में बेचने से फिर भी प्रॉफिट बेटर है, बिल्कुल है। तो ये कितने डेज का आया है लगभग, मतलब फिर भी? भैया बताऊँ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर बेड पे से उतरता है थोड़ा हर बेड से ऊपर का बनता जाता है। केचुए का क्या प्रोसेस है, वो खाता है, ऊपर का खाद बनता जा रहा है, आप उसे हटाते जा रहे हो, वो नीचे जाता है। तो ये हर बेड पे से उतरता जाता है, यहाँ आता है, फिर इसे छनता है। ये जो आप देख रहे हैं, आप छान लेते हो, ये छानने का है पूरा। तो ये छनता है और छन के फिर वहाँ आप फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ये इससे पूरा छान लेते हैं, पूरा छानने का काम। हाँ, ये छनता है यहाँ पे। इसके बाद इसमें आप ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये फाइनल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम छना हुआ है। हाँ, चाय पत्ती लग रहा है। तो इसमें सर ब्रांडिंग भी आप करने? हाँ, ये हमारी बैग्स में ऐसा पैक हो जाता है। तो ये कितने किलो का बैग है? 50 kg का बैग है ना? 9.5 रुपये किलो सेल कर रहे हो, यहीं से देते हैं आप? मतलब हाँ, यहीं से, मतलब भाड़ा जो भी है 9.5 रुपीज़ एक्स फैक्ट्री है। हाँ। तो कैसी डिमांड है इसकी आपके पास? ये सीजनल होता है, जैसे अभी सोइंग टाइम है, प्याज लहसुन का सीजन है, तो लेते हैं लोग, वैसा रहता है। और फिर नेक्स्ट सोइंग सीजन आता है तो फिर बुक्ड हो जाता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। देसी गाय में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बाय प्रोडक्ट जो गोबर, और गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट बना लें, इसको लोकल मार्केट में बेचें, ऑर्गेनिक जो भी उत्पाद है उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों हम अब आ गए हैं फीड जहाँ पर सर बनाते हैं उनका, तो फीड के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या ये डालते हैं। तो ये सर आपने पाला बनाया हुआ है पूरा जी, है ना? तो इसमें मैं मक्का देख रहा हूँ, चना छिलका है, और क्या क्या है, ये क्या जड़ी बूटी है? इसके अंदर मक्का है, गेहूं है, चना है, चने का छिलका है, फिर बाकी के भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें गाय को देने होते हैं, मतलब मूंगफली की खल इसी के अंदर है। फिर ये जो आप चूरे वाले फॉर्म में देख रहे हैं बेसिकली मूंगफली की खल है। अच्छा, मतलब ग्राइंड करके डाल दिया है इसके अंदर। फिर जो आप ये जड़ी बूटी वाला पार्ट देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे ये आपको अश्वगंधा मिलेगा इसके अंदर, फिर शतावर है, शतावरी है, अश्वगंधा है, हाँ, आंवला है। अच्छा, आंवला भी आप डाल रहे हैं? आंवला भी है इसके अंदर। और उसके बाद हल्दी, नमक और मिनरल मिक्सचर, ये सब इसी में ऐड कर दिया जाता है। ऐड करके पल्वराइजर है हमारे पास, उसमें हम पल्वराइज कर लेते हैं, पल्वराइज ग्राइंड कर लेते हैं। वो ग्राइंड करके ये दलिए के फॉर्म में आ जाता है, दलिए के फॉर्म में आ जाता है। फिर इसको गला देते हैं गुड़ के पानी के साथ।
तो उसका फर्मेंटेशन भी हो जाता है, डाइजेस्ट करने के लिए इजी हो जाता है, स्वाद भी आ जाता है, सारी चीज़ें, ग्लूकोज अलग मिल गया। मतलब ओवरऑल आप ये सारा पाला बना के पाला उनको बना के प्रोवाइड करा देते हैं। मिनरल मिक्सचर कितना डालते हैं? मतलब एक गाय के हिसाब से जल डाल गाय के हिसाब से तो नहीं, हम उसके हिसाब से डालते हैं, नंबर मतलब कितना क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मतलब आप ये समझिए कि अगर हम 500 kgs ग्राइंड कर रहे होते हैं तो 500 kgs में हम 10 kg मिनरल मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, मतलब 2% के आसपास, है ना? तो एक चीज़ बताएं, मिनरल मिक्सचर देना ज़रूरी है? आज की तारीख में ज़रूरी है, क्योंकि अब ग्रेजिंग लैंड्स तो है नहीं जहाँ से न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, सभी न्यूट्रिएंट्स की। तो एक रिस्क क्यों लेना है, तो एक एडिशनल ऐड नहीं, करके जैसे उसको सेव आप करके देते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको समझ आते हैं? आप देखिए ना, टाइमली हीट पे आ रही हैं काउस, कंसीव कर रही हैं, हाँ। बच्चों की ग्रोथ ठीक है, तो ओवरऑल और क्या चाहिए, है ना? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था, गांव में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग दिन भर भूसा खिलाते हैं, है ना? आए डाले है ना, इस तरह से देते हैं। तो आपका क्या अनुभव है और आप कितना देते हैं एक बड़ी? जो आपने बोला एकदम सही, मुझे एक इंसिडेंस एक नहीं बोला, ऐसा हर बार होता है जब भी गांव वाले देखने आते हैं, पता चलता है ना डेयरी यार देखना है, तो सबसे पहले डालते हैं नजर गुआन पे कि आपने क्या डाला हुआ है, तो हमारी खाली दिखती है उनको, बोले तो खाली है। मैंने हाँ, पर गाय तो बहुत अच्छी दिख रही है, खाली क्यों है, तो कैसे खाली है? तो एक्चुअली हमको ये बोलते हैं कि आप दिन भर खिलाते हैं, ज़रूरी नहीं आप गोबर ज़्यादा ले रहे हैं, दूध नहीं, तो कोई सेंस नहीं है हमारी। अगर आप फीड देखेंगे तो दिन भर का जो हरा चारा एक गाय का वो करीब 12 से 14 किलो 12 से 14 किलो हरा चारा, ठीक है ना? मतलब ड्राईमीटर उसमें लगभग 1.25 किलो के आसपास ड्राईमीटर हम निकाल लेंगे। और जो भूसा है वो करीब 4 किलो दिन का, मतलब 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, है ना? दिन भर में 4 किलो भूसा, मतलब आप लगभग 5 से 5.5 किलो ड्राईमीटर आप दे रहे हो, है ना, फॉडर में, मतलब फॉडर पार्ट, ठीक है ना? इतना सफिशिएंट है। इतना सफिशिएंट है, और ज़्यादा खिलाओगे तो गोबर ज़्यादा मिलेगा, आ जाएगी, ठीक है ना? तो सिंपल बात है कि लिमिट में खिलाने से क्या फायदा होगा? लिमिट में खिलाने से यील्ड आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप देखिए दिन भर अगर गाय खाएगी तो बागोलेगी कम, रूमिनेशन जरूरी है दूध बनाने के लिए। तो अगर आप लिमिट में खिलाओगे तो जुगाली ज़्यादा करेगी, पानी अच्छा पिएगी, ठीक है ना? ओके, और गोबर बढ़िया होगा, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पर पार्लर है, वो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। और यहाँ ये बच्चे खड़े हैं। देसी गाय को जब भी आपको मिल्किंग मशीन लगानी है तो पहले उसको बच्चा जो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो दूध छोड़ती है ना? तो अभी पहले यहाँ से बच्चा आ जाएगा, फिर वहाँ पे मिल्किंग चालू होगी। रिया आएगी, रिया इनकी आज 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 की मशीन मिल्किंग कैसे होती है। यहाँ पे जितनी भी आप गाय देख रहे हो सबको एक तरफ बच्चा लगाया गया है, 1 थन का दूध बच्चा पीता है, उसके बाद 3 थन में ये मशीन से दूध निकालते हैं, ठीक है ना? जितनी भी आप गाय आगे तक देखोगे सभी बड़े आराम से यहाँ लग रही हैं। इसमें केवल एक चीज़ है कि गिर को जब भी आपको दूध लगाना है तो बच्चा और सामने आपको उसको फीड जरूर देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे आप देंगे तो वो प्रॉपरली फिर मिल्किंग करने देती है। तो अंकित जी क्या अनुभव आपका भी मशीन लगाने के बाद? मशीन से तो भैया बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि एक लेबर पे जो डिपेंडेंस होती है स्किल्ड लेबर की, कि हाथ से दूध निकालना आता है कोई आप लगा सकते हैं, वो एक खत्म हो जाता है। किसी भी बंदे को आप ट्रेन कर सकते हैं। अभी ये जो बंदा दूध निकाल रहा है इसने कभी दूध निकाला नहीं है, और अभी मैंने देखा वो भी छोटे बच्चे दूध घर के लोग भी बच्चे छोटे भी लगा निकाल सकते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है मशीन से। टाइम उतना ही लगता है, वो सब वही है, बट एक तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, गाय को आदत की दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं मशीन लगाते हैं तो खराब होता है, तन होता है? कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। दोस्तों हम अभी यहाँ पे आ गए हैं सर की जो प्रोसेसिंग यूनिट है। ये आप देख सकते हो एक चिलर लगा हुआ है। कितने लीटर का है सर ये? 600 लीटर्स का ये चिलर है। इसमें सारा दूध आता है, यहाँ पे इसको चिल किया जाता है, ठंडा करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पैकिंग करते हैं ये 1 लीटर की बोतल में, जो यहाँ पे इंदौर में सप्लाई कर रहे हैं। सर क्या रुपए लीटर में जा रहा है 1 लीटर? सर अभी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हम दे रहे हैं 105 रुपये लीटर। 105 रुपये लीटर, ठीक है ना? और ये जो घी देख रहा हूँ बहुत शानदार पैकिंग है, आप देखिए एकदम नाइस येलो कलर का घी है, प्योर। और इसका क्या मतलब, इसका क्या ये मतलब बिलोना मेथड है सर। और ये 500 ml का पैक होता है। अभी हम लोग इसको सेल कर रहे हैं 1350 रुपये का आधा लीटर। आधा लीटर 1350 रुपये का, 2700 रुपये का 1 लीटर, है ना? तो कुछ महंगा नहीं है ज़्यादा? कुछ नहीं, बहुत महंगा है ऐसे लोगों के हिसाब से।
मार्केट का घी जो मोस्टली आपको 600 या 800 रुपये केजी में मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप दो मेन चीज़ होती है घी की क्वालिटी को जो डिटरमाइन करती है, हम हमेशा बोलते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल कि वो किस दूध का बना है, और दूसरा होता है प्रोसेस कि वो किस विधि से बना है। तो दूध अगर गिर गाय का दूध, अगर दूध महंगा है क्योंकि उसकी यील्ड कम होती है बट न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छा है, तो दूध महंगा है तो घी का महंगा होना जायज़ है क्योंकि दूध महंगा है। प्रोसेस पे जब हम आते हैं कि जब हम बिलोना मेथड की जब हम बात करते हैं, तो बिलोना मेथड में आप देखेंगे कि 1 लीटर घी बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 28 लीटर्स ऑफ मिल्क कंज्यूम हो जाता है। क्यों? 28 किलो दूध आपका लगभग लगता है। क्यों? क्योंकि आप दूध को जमाते हैं दही को मथ के मक्खन, और फिर मक्खन को तपा के घी। तो इस प्रोसेस में आपको 28 लीटर दूध अगर आप जब कंज्यूम करते हैं इस प्रोसेस के, तब जाके 1 लीटर घी मिलता है। तो मतलब जो सस्ता घी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? हाँ, मतलब या तो रॉ मटेरियल में दिक्कत है या प्रोसेस में दिक्कत है। तो बहुत अच्छी पैकिंग लगी मुझे पर ये, है ना। और इसके अलावा आप बाकी छाछ, पनीर वगैरह ये भी सारी सर दूध से लेकर के घी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर क्या कंज्यूम हो रहा है? मतलब मिल्क ही ज्यादा जाता है? ज़्यादातर तो मिल्क ही होता है, बट ऑब्वियसली मिल्क का रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा ही रहता है। बट जो मिल्क का कस्टमर है उसे बाकी की चीज़ें भी चाहिए ही होती है, तो हम उसको 1 पॉइंट सोल्यूशन मिल जाता है सभी चीज़ों। ठीक है, तो ये बॉटल्स आप यहाँ लाके इसमें स्टोर कर लेते हैं? हाँ, फिलिंग होता है, बीएमसी से अटैचमेंट लग जाते हैं फिलिंग्स के लिए, बॉटल्स फिल हो जाती है, फिल होके जब तक यहाँ नहीं जा रही है तब तक के लिए डीप फ्रीजर में स्टोर हो जाती है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बार हो रहा है, सिंगल टाइम। ठीक है, मैं इतना आपसे पता करना चाहूँगा, जैसे नए लोग कुछ सोचते हैं कि भाई डेयरी फार्मिंग करें, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सीखना रहेगा? भैया प्राइमरी इंपॉर्टेंट ये है कि वही एक तो ब्रीड सेलेक्ट करना कि आप क्या ब्रीड के साथ काम करना चाहते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस मार्केट में आपके प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, उसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप किस ब्रीड के साथ जाएं। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। किस क्वांटम पे स्टार्ट करना है उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप ऑल टुगेदर नए हैं, मतलब पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई थिंक 10 केटल्स सफिशिएंट इनफ है। ले लें आप, 10 गाय ले वो लें, सफिशिएंट इनफ उसमें है। आप कर सकते हैं। और आप चाहें कि मार्केट अगर बहुत बड़ा नहीं तो आप उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लें, क्योंकि एक लिया फिर 2 महीने बाद सेकंड लॉट लिया, ताकि आपका मिल्किंग का 5-6 महीने पहले 5 फिर 6 महीने बाद ले लो। 3 महीने बाद भी आप ले सकते हैं, तो आपका मिल्किंग का वो चैनल भी नहीं टूटेगा और आप मार्केट को भी एक्सप्लोर कर पाए। तो अभी सराउंडिंग आपने देखा होगा कई फार्म्स जैसे नहीं चल पाए जी, उसका आपको क्या कारण लगता है? भैया मेजर कारण वैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि वो प्राइस को देखकर जाते हैं कि 100 रुपये में दूध बिक रहा है या 3000 में घी बिक रहा है तो सब कुछ अच्छा है, एज कम्पेयर टू मार्केट में तो इतने कम में, तो इसमें मार्जिन ज़्यादा होंगे। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मार्जिन से यील्ड कम है दूध का तो औसत कम है, तो और ये रेट जो आपको मिल रहा है ये मिलता है क्वालिटी के लिए। आप अच्छा फीड कर रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी ऑफ मिल्क आ रहा है तो लोग आपको इतना पैसा दे रहे हैं। बट आप अगर रेगुलर कन्वेंशनल फीड के कुछ भी खिलाया, दूध निकाला और बेचा तो कोई आपको उतना पे नहीं करेगा, तो वो पार्ट कंसिडर नहीं। मतलब एक तरह से आप वैल्यू एडिशन करोगे तो आपको उसका ROI मिल रहा है, सीधी बात है। तो नए लोग इसमें कर सकते हैं, पर थोड़ा छोटे से काम चालू करें बेसिकली और सीखें। पेशेंस वाला काम है। आप सोचेंगे डाउन द लाइन की ओवर द नाइट सारी चीज़ें हो जाएगी तो नहीं होता, बट हाँ आप अगर थोड़े पेशेंस के साथ एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाएंगे तो फिर। तो जो मुझे आज समझ आया कि एक तो टाइम से आप बछड़ी बड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना, लगभग 24 महीने 28 महीने में आपकी बछड़ी गाभिन हो रही है। टाइम पे आपकी गाय गाभिन हो जाती है, लगभग आप मान लो कि 45 से 60 दिन के आसपास आ जाती है, पर 90 के पहले ही हो जाती है ना। और टाइम से आपके जो बच्चे बड़े हो रहे, गाय जन रही है और ये साइकिल आपके यहाँ प्रॉपर चल रहा है, तो फिर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है। अब उसको भी कैसा होता है भैया कि नॉर्मली जो आप कितने स्केल पे आपको लेकर जाना है, क्योंकि क्या होता है जो बच्चे आपने लिए, सबसे बड़ा जो फेलियर का कारण होता है या जो एक कैलकुलेशन का पार्ट हमने भी मिस किया बेसिकली, वो ये होता है कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इतना दूध आया, इतने में सेल करा, दिस इज प्रॉफिट। बट हम ये भूल जाते हैं कि जैसे ये बच्चे 6 महीने 7 महीने के हुए, दूध छूटा, उसके बाद वो फीड पर आने वाले हैं, आपको उन्हें फीड करना है। तो जो आप गाय से कमाते हैं वो आप फीड पे खर्च कर देते हैं, तो आप आउटराइटली एक्सट्रैक्ट या मनी वहाँ से विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, वो टाइम लेता है, बट आपकी एसेट्स रेडी हो जाती है। ओवर द पीरियड जब क्वांटम हो गया तो फिर आप सेल करना स्टार्ट करते हैं। आपके फार्म में अभी आपकी ब्रीड की कितनी गाय है? अभी सब ऑलमोस्ट 3 या 4 गाय छोड़ दो तो सब नहीं ब्रीड। बाकी जो पुरानी 28 गाय और जो भी थी वो सेल सारी करते जा रहे हैं हम। मतलब आप नई जनरेशन रख रहे हो, बाकी सारी आपने? मतलब अब इतना क्वांटम है कि हम 150 के ऊपर नहीं जाते हैं, तो या तो हम बछड़ी दे देते हैं या हम गाय दे देते हैं, जो भी ऑप्शन होता है। एक ब्लड लाइन कैरी करते हैं, बट बाकी तो मेरा एक था कि अगर यहाँ पे किन्हीं को विजिट करना है तो क्या वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं कुछ ग्रुप में आके, या एक दिन का? अभी हम लोगों ने किया है एक इनिशिएट चीज़ें कि जो समझना चाह रहे हैं डेयरी के बारे में या कुछ स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, तो
अब जाके हम उस स्टेज पे है कि हम किसी को बता सकते हैं। बट यस, टू फिल्टर इट आउट कि हर कोई ना आए तो वो चार्जेबल बेसिस पे होता है, बट इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो जिन्हें करना होगा वो हमसे संपर्क करें, हम आपका संपर्क यहाँ करा देंगे जी। और आप कर सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद, आपने बहुत टाइम दिया। Yes, sir. थैंक यू।